नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और भौगोलिक सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मकसद है भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक मंदिरों, उनकी लोकेशंस और उन्हें बनवाने वाले महान शासकों का एक क्लियर मेंटल मैप तैयार करना। इन अद्भुत इमारतों का इतिहास जानना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि उस दौर के आर्किटेक्चर और कल्चर को गहराई से समझना है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम चलेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों की तरफ, फिर मध्य और पश्चिम भारत की वास्तुकला देखेंगे, उसके बाद उत्तर और पूर्व के मंदिरों का रुख करेंगे और आखिर में भारत के बाहर स्थित मंदिरों पर भी चर्चा करेंगे। इन ऐतिहासिक तथ्यों को अलग अलग रीजन्स के हिसाब से समझने से इन्हें याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिर, जहां हम तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की अद्भुत वास्तुकला को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए डीप साउथ यानी तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, जहां चोल, पांड्य और पल्लव राजवंशों का सदियों तक दबदबा रहा। अब इन ऐतिहासिक मंदिरों की ओर ध्यान देते हैं। दक्षिण भारत की हिस्ट्री में इन राजवंशों का असर साफ दिखता है, जैसे मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, जो वैगई नदी के ठीक किनारे बसा है और इसे कुलशेखर पांड्यन ने बनवाया था। वहीं तंजावुर का मशहूर बृहदेश्वर मंदिर राजा राजा चोल की देन है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जिस वक्त राजा राजा चोल इस विशालकाय मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, ठीक उसी समय नॉर्थ इंडिया में महमूद गजनवी के आक्रमण हो रहे थे। इसके अलावा नटराज मंदिर और तिरुचिरापल्ली का गंगई कोंडा चोलपुरम दोनों ही पावरफुल शासक राजेंद्र चोल प्रथम के दौर में बने थे, जबकि महाबलीपुरम के अद्भुत मंदिर पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। एक और खास बात यह थी कि उस जमाने में आर्किटेक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर कई पीढ़ियों तक चलते थे। कांचीपुरम के कैलाशनाथर मंदिर का ही उदाहरण देख लेते हैं। इसे पल्लव राजा राजसिम्हा, जिन्हें नरसिंह वर्मन द्वितीय भी कहते हैं, उन्होंने शुरू तो करवाया, पर इसका टावर उनके बेटे महेंद्र वर्मन तृतीय के समय में जाकर पूरा हुआ। पुरानी इमारतों का रिकंस्ट्रक्शन भी होता था, जैसे केरल के तिरुवनंतपुरम का आइकॉनिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे 1733 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने दोबारा बनवाया था। तिरुचिरापल्ली में पांड्य शासकों द्वारा बनवाया गया निलयप्पर मंदिर और कर्नाटक में रानी लोका महादेवी द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर भी इस कड़ी के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मध्य और पश्चिम के मंदिर। कोस्टल साउथ से अब हम चलेंगे हार्टलैंड की तरफ, जहां चट्टानों को तराशकर बनाए गए अचंभे और ऐतिहासिक पुनर्निर्माण देखने को मिलते हैं। और यहां एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन दिखता है दो मशहूर कैलाश मंदिरों के बीच का फर्क। एक तरफ है कांचीपुरम का कैलाशनाथर मंदिर, जिसे पल्लव वंश में एक एक पत्थर जोड़कर एक कन्वेंशनल बिल्डिंग की तरह बनवाया, और दूसरी तरफ है छत्रपति संभाजीनगर के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर। भाई, ये इमारत वाकई हैरान करती है, क्योंकि इसे बनाया नहीं गया, बल्कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के टाइम पर एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट काट कर तराशा गया था। ये सोचकर ये हैरानी होती है कि उस जमाने में एक सिंगल रॉक से पूरा मंदिर निकालना किस लेवल की इंजीनियरिंग रही होगी। रॉक कट आर्किटेक्चर की इस चर्चा के बीच सामने आता है एक दिलचस्प ट्रिविया सवाल: एलिफेंटा की गुफाएं ज्योग्राफिकली कहां पर स्थित हैं? ऐसे ऐतिहासिक सफर में इस तरह के सवालों का जवाब तलाशना और मैप पर इनकी लोकेशन पॉइंट करना इस विषय को और भी रोचक बना देता है। चलिए इस रीजन की कुछ और ऐतिहासिक धरोहरों पर ध्यान देते हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर है, जो चंदेल शासकों, खासतौर पर विद्याधर और धंगदेव की देन है। वहीं राजस्थान की तरफ चलें तो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर दिखता है। यहाँ एक छोटा सा ट्रिविया ये है कि माउंट आबू अरावली की पहाड़ियों में गुरु शिखर के पास स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। इसे वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों ने बनवाया था। अजमेर में ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्मित ब्रह्मा मंदिर है, और वाराणसी के प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री तो और भी डीप है, जिसे तोड़े जाने के बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में दोबारा बनवाया था। उनका ये योगदान वाकई काफी अहम था। अब ये जो साल है 1024, ये भारतीय इतिहास में काफी उथल-पुथल वाला साल रहा है। ये वही वर्ष था जब महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और भारी तबाही मचाई। प्राचीन मान्यताओं और वेदों के अनुसार मूल रूप से इस सोमनाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय चंद्रदेव यानी स्वयं चंद्रमा को दिया जाता है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3 पर, उत्तर और पूर्व के मंदिर। अब हमारा सफर हाई एल्टीट्यूड हिमालयन पीक से लेकर पूर्वी तटों यानी
ओडिशा, बंगाल और असम की तरफ बढ़ेगा। यहाँ ज्योग्राफी और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे स्थान न सिर्फ आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि उनकी लोकेशन भी कमाल की है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में ठीक मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है, जो केदारनाथ ग्लेशियर के पास से निकलती है। अगर इनके शुरुआती दौर की बात करें तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर पांडवों के समय से जोड़ा जाता है, लेकिन आज जो मंदिर का स्वरूप वहां खड़ा है उसके रिकंस्ट्रक्शन का श्रेय महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य जी को दिया जाता है। अब सामने एक बड़ा ही फैसिनेटिंग नाम आता है, ब्लैक पगोडा। सुनने में किसी रहस्य जैसा लगता है ना, लेकिन दरअसल ये ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को दिया गया एक ऐतिहासिक नाम है। गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस भव्य मंदिर को बनवाया था और इसका नाम ब्लैक पगोडा इसलिए पड़ा क्योंकि समुद्र से देखने पर नवीन यात्रियों को ये गहरे काले रंग का दिखाई देता था। ईस्ट और नॉर्थ के इन बाकी हिस्सों पर नजर डालें तो एक तरफ ओडिशा में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है, जिसे गंगा वंश के ही शासक अनंत वर्मन ने बनवाया था। यहाँ भगवान की स्थापना के पीछे भी एक बड़ी गहरी और रोचक ऐतिहासिक कहानी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ की बात करें तो इसे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में स्थापित किया था। और इन प्राचीन मंदिरों के साथ साथ नई दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसे BAPS संस्था द्वारा हाल ही के दौर में एक विशालकाय स्केल पर बनवाया गया। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ें तो असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर का एक अपना ही अलग महात्म्य है। यह नीलांचल पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर स्थित है। महासती को समर्पित ये स्थान अंबुबाची फेस्टिवल के लिए मशहूर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इतिहास किसी एक राजवंश तक सीमित नहीं है। इसके निर्माण और विस्तार में म्लेच्छ, कोच और अहोम काफी सारे अलग अलग ऐतिहासिक वंशों का असर देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, भारत के बाहर के मंदिर। ये भाग दर्शाता है कि कैसे इन आर्किटेक्चरल और कल्चरल मार्क्स ने आज की आधुनिक सीमाओं को भी पार किया है। मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में भी यही ऐतिहासिक छाप नजर आती है, जैसे कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। और थोड़ा नॉर्थ की तरफ नेपाल की राजधानी काठमांडू में चलेंगे तो वहां का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर मिलेगा, जिसे राजा प्रताप मल्ल ने तैयार करवाया था। ये इमारतें हमारे उस ऐतिहासिक मेंटल मैप के आखिरी हिस्से हैं, जो मॉडर्न बॉर्डर्स के पार भी फैले हुए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में सामने आता है एक बेहद गहरा सवाल। ये सभी प्राचीन पत्थर और इमारतें, जिन्होंने ना जाने कितने हमले झेले, समय की मार सही और कितने ही साम्राज्यों को उखड़ते और बनते देखा, ये आज तक हमारी मॉडर्न ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को कैसे बांधे हुए हैं? आखिर आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास और जीते जागते दौर का आईना होता है। इस रोचक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इससे इन ऐतिहासिक जगहों को नए नजरिए से देखने का एक रास्ता जरूर खुला होगा।